आप जानते ही होंगे कि एलिगेशन हमेशा शिकायतकर्ता की शिकायत से आता है। इस एलिगेशन को सुनकर पुलिस आईओ घटनास्थल पर पहुंच जाता है। वहां से या जो भी दूसरी संबंधित जगहें होती हैं वहां से सबूतों को इकट्ठा करता है, यानी आरोपों के समर्थन में प्रूफ ढूंढता है। और पर्दे के पीछे से पब्लिक प्रोसिक्यूटर वैसे भी आईओ को गाइड करता ही रहता है। इस बारे में कोई बहुत स्पष्ट कानूनी सेक्शंस नहीं है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को आईओ को गाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अंत में आईओ सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद एलिगेशन तथा उसके समर्थन में मिले हुए सबूतों को एक गठरी सी बनाकर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास जमा करवा देता है, जिसको चार्जशीट कहते हैं। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन सबूतों को पहले तो कोर्ट में एडमिसिबल बनवाता है और फिर उनको कोर्ट के रिकॉर्ड पर प्रूव करता है। यदि आईओ के सबूतों को पीपी किसी कारण से एडमिसिबल या प्रूव्ड ना करवा पाए तो सारी चार्जशीट बेकार हो जाती है, सब एविडेंस बेकार हो जाता है। और यदि आईओ ने सही सबूत चार्जशीट में फाइल ना किए हों, इकट्ठे ना किए हों, तो पीपी हाथ मलता रह जाता है कि मैं यहां क्या एडमिसिबल करवाऊं और क्या प्रूव करवाऊं। आज की वीडियो में हम आईओ द्वारा एलिगेशन व एविडेंस की कलेक्शन और उसके दौरान की जाने वाली गड़बड़ियों का जिक्र करेंगे और अगले किसी वीडियो में हम कोर्ट में ट्रायल के दौरान पीपी द्वारा, जब वो एडमिसिबल और प्रूव करवाता है, पीपी द्वारा किए जाने वाले कानूनों के उल्लंघन को जानेंगे। चार्जशीट का पहला स्तंभ एलिगेशन होता है और एलिगेशन कंप्लेनेंट से आता है। वह शिकायत में लिखकर पुलिस आईओ को एलिगेशंस की एक लिस्ट थमा देता है। इसी एलिगेशन के आधार पर पुलिस आईओ अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन को शुरू करता है। इन एलिगेशंस को लेकर आईओ घटनास्थल पर जाता है या दूसरे संबंधित स्थानों पर जाता है और उन व्यक्तियों के बयान और वस्तुओं या उनसे संबंधित दूसरे एविडेंसेस को इकट्ठा करता है ताकि एलिगेशन को एक ऑब्जेक्टिव सपोर्ट मिल सके और कोर्ट के सामने वह वस्तु दिखाई जा सके कि देखिए सब, घटना ऐसे ही हुई थी जैसी कंप्लेनेंट ने अपनी कंप्लेंट में बताई है। यदि ट्रायल में एलिगेशन अकेला खड़ा रहे और आईओ उस एलिगेशन को कोरोबोरेट करने के लिए कोई एविडेंस ना ला पाए तो ऐसा एलिगेशन कानूनी रूप से निष्फल हो जाएगा और उसको डिस्प्रूव्ड माना जाएगा। तो आरोपियों को ऐसे आरोपों से डरने की, ऐसे एलिगेशन से डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती जिनके सपोर्ट में कोई कोरोबोरेटिव एविडेंस नहीं होता है। यह आज की पहली बात है। चार्जशीट में ऐसे अनेक एलिगेशंस होते हैं जिनके पक्ष में आईओ कोई भी सबूत कभी भी रिकॉर्ड पर लगाता ही नहीं है। ऐसे आरोपों का, क्योंकि एविडेंस द्वारा कोई कोरोबोरेशन नहीं होता है, इसलिए उनसे आरोपी को कभी डरना नहीं चाहिए। ऐसे कौन कौन से एरियाज होते हैं वही हम आज की इस वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। चार्जशीट का दूसरा पिलर होता है प्रूफ, जो आईओ इकट्ठा करता है, कोर्ट में लेकर आता है। सेक्शन 2 पार्ट एल बीएनएसएस के अनुसार पुलिस आईओ या मजिस्ट्रेट के द्वारा अधिकृत व्यक्ति जब किसी केस में एविडेंस जुटाता है, बयान लेता है, दूसरी जगहों का मुआयना करता है, निरीक्षण करता है या डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करता है तो यह सारी प्रक्रिया इन्वेस्टिगेशन कहलाती है। आपको सेक्शन 2L पढ़ लेना चाहिए। पुराने सीआरपीसी में यह सेक्शन 2H सीआरपीसी हुआ करता था। कंप्लेनेंट के एलिगेशन मिलते ही आईओ ऐसे फैक्ट्स की तलाश करता है, रिलेवेंट फैक्ट्स की, जो आरोपित घटना की सच्चाई का समर्थन करते हो। कंप्लेनेंट ने कहा मेरी जेब काटी है, तो वह उस पिक पॉकेट को ढूंढेगा, उसका हुलिया देखेगा कि उसने भी उसी बस में सफर किया था कि नहीं किया था, उसके पास से रिकवरी होती है कि नहीं होती है। तो जितने भी घटना के समर्थन के फैक्ट्स होते हैं वो सब ढूंढता है। आईओ ऐसे सभी फैक्ट्स को इकट्ठा करता है, यानी वह घटना से संबंधित पूरा इन्वेस्टिगेशन करता है। ऐसे फैक्ट्स जिन्हें आईओ ने तलाशा, इकट्ठा किया, घटना के गवाहों ने बयान दिए, साइट प्लान बनाए, रिकवरी की, सीजर मीमो बनाई या मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट हासिल की, ये सारे फैक्ट्स चार्जशीट में एविडेंस के रूप में लगा दिए जाते हैं। जब आईओ इन सबूतों, साक्ष्यों या एविडेंस को इकट्ठा करता है तो अज्ञान के कारण, जल्दबाजी के कारण, दबाव के कारण या करप्शन के कारण बहुत से एविडेंस को इकट्ठा करने से चूक जाता है।
जो उसके इन्वेस्टिगेशन और इकट्ठा किए गए एविडेंस को डिफेक्टिव बना देता है। इन डिफेक्ट्स को आज सीख लेते हैं और उन पर कानूनी वार करना भी सीख लेते हैं। पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को। आजकल के ट्रायल में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सबसे ज्यादा मिलने लगा है। कुछ साल पहले तक तो हालत यह थी कि आईओ आमतौर से सर्टिफिकेट 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को लगाना ही भूल जाते थे और पूरा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इनएडमिसिबल हो जाया करता था। ये हमने बहुत सारे केसेस को देखा भी है और आप लोगों के साथ अनेक वीडियोस में, पुराने वीडियोस में डिस्कस भी किया है। इनएडमिसिबल एविडेंस को कोर्ट में प्रूव नहीं किया जा सकता। अब नए केसेस में सर्टिफिकेट 63 पार्ट 4 BSA को फाइल तो किया जाने लगा है, लेकिन ये सब सर्टिफिकेट डिफेक्टिव सर्टिफिकेट्स होते हैं। हर थाने में, हर सेल में एक 4 लाइन का प्रोफॉर्मा सा लिखकर छाप लेते हैं और जो चार्जशीट के साथ लगा दिया जाता है। लेकिन इसमें सेक्शन 63 BSA की कानूनी परिभाषा पूरी नहीं होती। जब इस पर क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान आईओ से सेक्शन 63 BSA को लेकर सवाल पूछे जाते हैं तो आईओ चकरा जाता है और प्रोसिक्यूशन केस टूटने लगता है। तो आप समझ लीजिए कि जब भी किसी केस में आपको सर्टिफिकेट 63 BSA लगा मिले तो सिर्फ इतना देखकर ना छोड़ दें कि इसके ऊपर तो सर्टिफिकेट लगा हुआ है, बल्कि पहले सेक्शन 63 BSA को पढ़ें, फिर देखें कि इस सर्टिफिकेट में किन किन प्रावधानों को पूरा नहीं किया गया है। उन प्रावधानों के ऊपर आप उन पुलिस अफसरों को जिन्होंने वह सर्टिफिकेट लगाया हो उनको क्रॉस करें और क्रॉस के दौरान बहुत मूल्यवान और आरोपी के लिए उपयोगी बातें आपको प्राप्त होंगी। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि किस तरह आईओ स्वयं ही पुराने आरोपों को नष्ट कर देता है। जब भी कोई आरोप बार बार घटित होना बताया जाता है तो पुलिस की प्रकृति यह रहती है कि केवल अंतिम आरोप को इन्वेस्टिगेट किया जाए और जिन पुराने आरोपों को लगाया गया है उनके ऊपर आमतौर से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाता। हर स्टेट की पुलिस यही करती है। अनेक बार जमीन खरीदी के सौदे करता रहा है ऐसा एलिगेशन है और फर्जी कागजात सौंप देता है। दूसरा कोई ऐसा एलिगेशन है कि अनेक बार मारपीट की है और इस बार हत्या का प्रयास कर दिया है। या ऐसा भी एलिगेशन हो सकता है कि अनेक बार जबरदस्ती संबंध बनाए हैं और इस बार फिर जबरदस्ती कर दी है। तो जहां अपराध की अनेकों पूर्व घटनाएं होती हैं वहां पुलिस केवल अंतिम अपराध को इन्वेस्टिगेट करती है। पुरानी घटनाओं पर चार्जशीट में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं मिलता, उनका साइड प्लान नहीं मिलता, जब्ती और रिकवरी नहीं मिलती। तो ऐसे समय में आरोपी को पुराने आरोपों से घबराना नहीं चाहिए क्योंकि कोई कोरोबोरेटिव एविडेंस उन पुराने आरोपोों का नहीं है। क्रॉस के दौरान यदि वकील साहब इतना भी पूछ लें डिफेंस काउंसिल कि पुरानी घटना का कोई साइड प्लान नहीं है, यानी वह घटनास्थल आपने देखा भी नहीं है, तो इतने से ही प्रोसिक्यूशन की स्टोरी टूटने लगती है। इसलिए फाइल मिलते ही डिफेंस काउंसिल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कौन कौन सा एलिगेशन इन्वेस्टिगेट कभी किया ही नहीं गया है और किस किस एलिगेशन का एविडेंस रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। आपको सूंघ आ जाएगी कि केस को कहां से तोड़ना है और वहीं से इसको तोड़ना शुरू कर दीजिए कोर्ट के दौरान। अगला पॉइंट है कि साइड प्लान प्रोसिक्यूशन स्टोरी का दर्पण होना चाहिए। प्रोसिक्यूशन स्टोरी की कोई भी घटना जहां घटित हुई बताई गई है वहां का साइड प्लान होना चाहिए। मर्डर का आरोप है तो मर्डर स्पॉट का, हथियार बरामदगी का, साजिश रचने का, या शारीरिक संबंधों का है तो शारीरिक संबंधों की हर घटना का, चोरी का है तो माल बरामदगी के स्थल का, चोरी के घटना स्थल का, इनका सबका साइड प्लान रिकॉर्ड पर लगा होना चाहिए। इस साइड प्लान में कंप्लेंट की जितनी बातें हैं, बरामदगी और जब्ती की जितनी बातें हैं, जब्ती के सामानों की जितनी पोजीशंस बताई गई है यहां से किया, ये सब बातें उस साइड प्लान में स्पष्टता से दिखाई जानी चाहिए। सेक्शन 9 से लेकर 16 तक BSA का यह जो हिस्सा है यह साइड प्लान को रेलिवेंट फैक्ट मानता है, जिसको देखने के लिए कोर्ट भी बाध्य होता है। यदि आप आर्ग्यू करेंगे कि साहब ये वाला 9 से 16 के फला प्रावधान में रेलिवेंट फैक्ट है, देखिए, तो कोर्ट इसको देखेगा। यदि आईओ घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी उठाने का दावा करता है तो उसे यह बात साइड प्लान में दिखानी होगी, और ना दिखाए
तो वकील साहब का क्रॉस झेलना होगा। 100 में से 99 मामलों में साइट प्लान को लेकर कंप्लेनेंट और आईओ के बीच में बहुत कॉन्ट्राडिक्शंस देखने को मिलते हैं और यहीं से डिफेंस काउंसिल को फायदा उठाना होगा। उनके कॉन्ट्राडिक्शंस को उभारा जाए, क्योंकि जब आप पहले व्यक्ति को क्रॉस करेंगे जो कि आमतौर से कंप्लेनेंट होता है, तो वो कुछ ऐसी बातें बताएगा जो आईओ के द्वारा बनाए हुए साइट प्लान में कभी होंगी ही नहीं। तो यहीं से उन कॉन्ट्राडिक्शंस को विकसित करना चाहिए जो आईओ के बनाए गए साइट प्लान में और कंप्लेनेंट के द्वारा बताई गई वास्तविक घटनाक्रम में होती है। उसको आईओ के सामने आने पर और अधिक डेवलप कीजिए। यह आपके क्रॉस की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा कि आपका क्रॉस आईओ को और साथ ही कंप्लेनेंट को भी तोड़ने में कितना सफल हो पाता है। आजकल पोक्सो एक्ट के 100 मामलों में से 90 मामले इस आधार पर बरी हो रहे हैं कि आईओ कभी भी पीड़िता की उम्र का सही रिकॉर्ड चार्जशीट में लगाता ही नहीं है। पोक्सो एक्ट केसेस में आईओ स्कूल के दस्तावेजों को पीड़िता की आयु का दस्तावेज बनाकर कोर्ट में लगा देता है और ये स्कूल के दस्तावेज साधारण क्रॉस से उड़ जाते हैं। अपने केस को सपोर्ट करने के लिए यदि कुछ और एविडेंस नहीं मिल रहा तो आईओ को साइंटिफिक एविडेंस के रूप में पीड़िता की रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट, जिसे बोन एज एक्सरे कहते हैं, वह तो लगा ही देनी चाहिए ताकि कोर्ट के पास अपना जुडिशियल डिस्क्रिशन टिकाने के लिए कोई तो कानूनी ठोड़ मिल जाए। और हम सब जानते हैं कि स्कूल सर्टिफिकेट तो किसी भी मर्ज की दवा नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में बताया है, साइटेशन हम पहले भी दे चुके हैं, आवश्यकता होगी तो जब हम आपको कंसल्टेशन देंगे तो उस समय बता भी देंगे कि पीड़िता की आयु पर वही गवाह विश्वसनीय बयान दे सकता है जिसने अपनी आंखों से पीड़िता का जन्मस्थल या जन्म के समय होते हुए देखा हो। उस घर में, उस अस्पताल में या जन्मस्थल में वह गवाह खुद मौजूद रहा हो। हालांकि माताएं ऐसे गवाह हो सकती हैं, लेकिन वे भी कई बार तारीखों में चूक कर देती हैं। तो डिफेंस काउंसिल को बस इन सब पॉइंट्स की लिस्ट बना लेनी चाहिए और जब भी पोक्सो एक्ट के केस में माता पिता स्कूल वाले आए तो उन सवालों को उन गवाहों से पूछकर उनको हलकान कर देना चाहिए। आईओ ने उम्र के पॉइंट पर माता पिता का बयान 161 लिया हो ना लिया हो, वे जब भी कोर्ट में गवाही देने के लिए आए तो उन माता पिता को तोड़कर उम्र को अविश्वसनीय बनाने में डिफेंस काउंसिल को चूकना नहीं चाहिए। हर पोक्सो एक्ट केस में सबसे बड़ा मर्म स्थल पीड़िता की आयु ही होता है और यदि यहां डिफेंस काउंसिल सही वार करने में कामयाब हो गए तो आपका आरोपी शान से घर वापस लौटकर आएगा। अब हम पीसी एक्ट के केसेस में देखते हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट केसेस में। इन मामलों में अक्सर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, सीडीज, प्रिंटर्स, ये सबके सब होते हैं, लेकिन इनका कहीं भी सेक्शन 65B सर्टिफिकेट फाइल नहीं होता। जो आजकल नए केसेस फाइल किए जाने लगे हैं वहां पर सेक्शन 63 BSA का सर्टिफिकेट लगा तो देते हैं, मगर कभी कोई सर्टिफिकेट भी ऐसा नहीं होता जो अधूरा ना हो या लीगली डिफेक्टिव ना हो। इसी तरह से जो हमने ऊपर डिवाइसेस बताए हैं, डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर, लैपटॉप, सीडी, प्रिंटर, ये आदि आदि, इन डिवाइसेस के और फिनोल्फथलीन पाउडर के, सोडियम कार्बोनेट के, इनके संबंध में भी ना तो खरीद की कोई रसीद होती है और ना ही ऑफिशियल इशुएंस का कोई ऑफिशियल मीमो रिकॉर्ड पर लगा होता है। कोई हैंडिंग ओवर या टेकिंग ओवर का मीमो भी नहीं लगा होता है। इसलिए इन डिवाइसेस को पीसी एक्ट में प्रयोग किया जाना एक बहुत लीगली डिफेक्टिव प्रोसीजर को तैयार करता है। इसीलिए इन्हीं पॉइंट से पीसी एक्ट के केसेस को आसानी से क्रैक किया जा सकता है। एविडेंस की एडमिसिबिलिटी पर रोक लगाई जा सकती है और जब उस एविडेंस की एडमिसिबिलिटी ही नहीं होगी तो प्रूफ तो कैसे होगा। तो किसी भी केस के प्रूफ को तोड़ने के लिए सबसे पहली बात है कि आप उसको इनएडमिसिबल बनवा दीजिए। इसी कारण से जितने भी ट्रैप केसेस होते हैं उसमें सही ढंग से किया गया क्रॉस एग्जामिनेशन आरोपी को बहुत आसानी से बचा ले जाता है। और अब हम देखते हैं कि प्रोसिक्यूशन पर सबसे सटीक और फाइनल प्रहार कैसे किया जाता है। याद रखिए, केवल वही आरोप साबित होते हैं जिनका साइट प्लान में निशान हो, जिनकी पूरी पहचान हो, जिनका प्रॉपर सीजर हो, एविडेंस की कानूनी एडमिसिबिलिटी हो,
यदि आप अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में इनमें से किसी को भी बाधित कर दोगे तो आपका क्लाइंट आसानी से बरी हो जाएगा। प्रोसिक्यूशन अपने गवाहों के माध्यम से आईओ द्वारा इन्वेस्टिगेटेड फैक्ट्स को प्रूव करने की कोशिश करता है। प्रोसिक्यूशन कोर्ट में यह दिखाना चाहता है कि हमारे एलिगेशंस इन्वेस्टिगेटेड फैक्ट से प्रूव हो रहे हैं। इसी जगह डिफेंस काउंसिल सक्रिय होता है। वह गवाहों के कॉन्ट्राडिक्शंस को सामने लाता है, एडमिसिबिलिटी की कमियों को उजागर करता है और आईओ की इन्वेस्टिगेशन पर अटैक करता है। ऐसा करके डिफेंस काउंसिल यह दिखाता है कि प्रोसिक्यूशन की यह पूरी चेन टूट चुकी है, इसलिए आरोपी को बरी कर दिया जाए और पब्लिक प्रोसिक्यूटर तथा डिफेंस काउंसिल में से जो भी अपना रोल अच्छा निभाता है वही जीत जाता है। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का यूआरएल आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।